नमस्कार दोस्तों, कैसा आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 9 भाग 2 तक देखा। भाग 2 में आपको पादप प्रजनन की विधियों के बारे में बताया गया था। पादप प्रजनन की 5 कुल विधियां आपको पढ़नी है, जिनमें से आपको 2 विधि भाग 2 के अंतर्गत बता दी गई थी। अब आते हैं पादप प्रजनन की तीसरी विधि को पढ़ते हैं, जो कि है संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। इसके बारे में आपको चैप्टर 2 में बताया गया था थोड़ा बहुत, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब हम यहाँ पर अप्लाइड देखेंगे कि किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को करके एक नई किस्म को प्राप्त करते हैं। संकरण क्यों कराया जाता है? जिससे 2 अलग अलग किस्मों के जो गुण होते हैं वो एक ही किस्म में आ जाए। यानी इसको समझिएगा, संकरण को कराने का उद्देश्य ये होता है कि मान लो कोई एक ऐसा पौधा है जिसको हम 1 नंबर देते थे, एक ऐसा पौधा जिसमें रोग प्रतिरोधकता है, यानी रोग प्रतिरोधकता क्षमता है, यानी इस पौधे में रोग नहीं उत्पन्न होगा। दूसरा एक ऐसा पौधा है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है। देखिए इनकी डीमेरिट क्या है कि इनमें प्रोटीन कम बनते हैं, प्रोटीन की मात्रा कम है लेकिन रोग प्रतिरोधकता ज़्यादा है। इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है लेकिन ये रोग प्रतिरोधक नहीं है। ठीक है, अब देखिए इनकी क्वालिटी क्या है। इस पौधे की क्वालिटी यह है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है लेकिन इनके जो बेज है उनमें प्रोटीन की मात्रा कम है। इस पौधे की खास बात यह कि इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में है लेकिन ये रोग प्रतिरोधक नहीं है। तो हम इन दोनों किस्मों को आपस में क्या करेंगे, संकरण कराएंगे। यानी इनके नर युग्मक को और इनके मादा युग्मक को आपस में फ्यूज कराएंगे, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके मादा युग्मक को और इनके नर युग्मक को ले लें और इनमें फ्यूजन कराते हैं, और उससे जो उत्पन्न पौधा होता है उसमें हम तब तक ये संकरण की प्रक्रिया कराते हैं जब तक कि जो नया पौधा बने उसमें दोनों जो वांछित गुण हैं समाहित ना हो जाए, यानी वह रोग प्रतिरोधक भी हो और उसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक हो। दोनों लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक हम संकरण की प्रक्रिया कराते हैं। तो संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन में 2 भिन्न भिन्न किस्मों के उत्तम वांछनीय गुणों को एक ही किस्म में समाविष्ट करना ही संकरण कहलाता है। यानी 2 भिन्न भिन्न किस्म हैं, ये किस्म नंबर 1, किस्म नंबर 2। इन दोनों के जो वांछनीय गुण हैं, ये एक वांछनीय गुण है, दूसरा वांछनीय गुण ये है। इन दोनों को जब तक एक ही किस्म में ना ला पाएं तब तक हम संकरण की प्रक्रिया कराते हैं और इसी को हम संकरण कहते भी हैं। अतः इस विधि में 2 या 2 से अधिक ऐसे पादपों के मध्य प्रजनन कराया जाता है जो आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। देखिए आनुवंशिक रूप से भिन्न नहीं है, इनमें रोग प्रतिरोधकता अधिक है, प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है, यानी आनुवंशिक रूप से ये और ये दोनों क्या है, भिन्न है। संकरण में प्रयुक्त जनक पादप एक ही जाति के 2 उन्नत किस्मों के या 2 विभिन्न जातियों के हो सकते हैं। यानी जो संकरण प्रक्रिया कराई जाती है वो या ये भी हो सकता है कि एक ही किस्म के 2 भिन्न पौधे हों, या हो सकता है कि जो 2 पौधे लिए जाए वो दोनों अलग अलग किस्म के हों, या भी हो सकता है कि वह एक ही वंश 2 अलग अलग वंश के भी हो सकते हैं। संकरण प्रक्रिया में संकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? वांछित गुणों का समावेश एक ही प्रजाति में करना है। जब संकरण की प्रक्रिया एक ही प्रजाति के 2 पादपों में अपनाई जाती है तो इसे हम अंतर प्रजाति यानी इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जब प्रजाति यानी उसकी वैरायटी सेम हो, यानी उसका स्पेसीज दोनों का, जब दोनों प्लांट हम जो लेते हैं उनमें दोनों का जो जाति है वो समान होता है, तो इस प्रकार के संकरण को हम अंतर प्रजाति यानी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एक फसल गेहूँ की जिसमें 2 किस्में जो कि एक ही प्रजाति के हैं, NP52 और NP165। इन दोनों के संकरण द्वारा एक नया किस्म बनाया गया NP170। उसी तरीके से टमाटर की एक किस्म सोवाक्स और दूसरी वही प्रजाति है लेकिन किस्म अलग है, मेरठी। इन दोनों सोवाक्स और मेरठी को मिलाकर एक नया किस्म तैयार किया गया जिसका नाम है पूषा। अब हो सकता है कि संकरण की प्रक्रिया एक ही वंश की 2 प्रजातियों के मध्य कराई जाती है, तब इसे हम अंतरजातीय संकरण यानी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन यानी अंतर प्रजाति, जब प्रजाति सेम हो, 2 समान प्रजाति के बीच हम जब संकरण कराते हैं तो इसे अंतर प्रजाति कहते हैं। जब एक वंश समान हो लेकिन प्रजाति भिन्न हो, देखिए वंश क्या होता है, पहला अक्षर,
किसी भी पौधे के नाम का पहला शब्द क्या है, वंश को दर्शाता है। सोलेनम, यहाँ पर भी क्या है, सोलेनम। जब सोलेनम यानी वंश समान है लेकिन उसकी जाति अलग अलग है। जब दो भिन्न प्रजातियों के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो इसे हम अंतर जातीय संकरण यानी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है आलू का पौधा। आलू के पौधे में जो सोलेनम ट्यूबेरोसम पौधा है उसे प्राप्त किया गया है दो अलग अलग प्रजाति के पौधे से, सोलेनम आर्टिलोबेटस और सोलेनम एंडीजीनम से। तो जब संकरण की प्रक्रिया एक ही वंश के दो भिन्न प्रजाति के मध्य कराई जाती है तो इसे हम अंतरजातीय संकरण कहते हैं। जब संकरण की प्रक्रिया एक ही वंश के एक ही प्रजाति के दो पादपों के मध्य कराई जाती है तब इसे हम अंतः प्रजातीय यानी इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और संकरण कराने का उद्देश्य यह है कि दो अलग अलग किस्मों में जो वांछित गुण हो वो एक ही किस्म में आ जाएं। अब संकरण की प्रक्रिया जो होती है वो इतने चरण में संपूर्ण होती है। सबसे पहला आता है जनन द्रव्य संग्रहण, फिर दूसरा आता है जनकों का मूल्यांकन एवं चयन, तीसरा आता है चयनित जनकों के मध्य संकरण, चौथा आता है श्रेष्ठ पुनर्योगजों का चयन व परीक्षण, पांचवा नई संतति का परीक्षण और छठवां निर्मुक्ति व व्यवसायीकरण। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जनन द्रव्य संग्रहण में जितनी भी किस्में पाई जाती हैं पौधे की उन सभी को कलेक्ट करते हैं। मान लो अगर कोई एक प्रजाति का पौधा है, अगर हम उस प्रजाति के विभिन्न किस्मों को अगर हम इकट्ठा करें तो भी वो जनन द्रव्य संग्रहण कहलाता है। यदि एक वंश के भिन्न भिन्न प्रजातियों की किस्मों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो भी जनन द्रव्य संग्रहण कहलाता है। यानी कोई भी पौधा है, जैसे आलू का एक पौधा है तो आलू का जो पौधा है उसकी वन्य प्रजाति को भी हम कलेक्ट करेंगे, संग्रहण करेंगे। आलू के जो विभिन्न देशों से आए हुए प्रजाति हैं उनको भी कलेक्ट करेंगे। उत्परिवर्तन द्वारा बने हुए आलू के किस्म को भी हम कलेक्ट करेंगे। बहुगुणता द्वारा बने हुए आलू के किस्म को भी हम कलेक्ट करेंगे और उनका अब हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। उन जनकों का मूल्यांकन करेंगे कौन में वांछित गुण है, किस पौधे में वांछित गुण है जो हमें चाहिए। तो उसका हम पहले मूल्यांकन करेंगे कि कौन सा पौधा संकरण के लिए उपयुक्त है, किसमें पुष्पन क्रिया कब होती है, एक समान समय में होनी चाहिए, ये सब हम मूल्यांकन करते हैं। फिर हम उस जनक का चयन करते हैं कि कौन सा जनक हमारे वांछित गुणों को लिए हुए हैं, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। फिर चयनित जनकों के मध्य हम संकरण कराते हैं, यानी जो दो भिन्न पौधे हैं उनके बीच हम संकरण कराते हैं। संकरण की प्रक्रिया आपको सेकंड चैप्टर में बताई गई थी। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, नर जनन अंग को काट देते हैं, यानी हम एंथर यानी परागकोश को हम काट देते हैं, इसे हम कहते हैं विपुंसन। और फिर हम उसी पौधे के जो उसी पुष्प के जिसका परागकोश काटे हैं उसके वर्तिकाग्र को पॉलीथीन से ढक देते हैं। फिर दूसरे पौधे के परागकण को उसके वर्तिकाग्र पर लाकर डाल देते हैं, जिससे संकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब जो बीज बनेगा उसमें दोनों किस्म का ही लक्षण है। अब हम देखेंगे उस बीज को उगाएंगे, फिर उनसे जो पौधा उत्पन्न होगा उनमें भी हम सेलेक्ट करेंगे कि क्या पुनर्योगज यानी रिकॉम्बिनेशन जो सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है। अगर उसमें हेटेरोजाइगोसिटी है तो हम बार बार स्वपरागण कराएंगे उस पौधों में, जिससे समयुग्मता यानी होमोजाइगोसिटी क्रिएट हो पाए। फिर नई संतति का परीक्षण, जो भी नई संतति बनी है उसका हम परीक्षण करेंगे एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ का खाद जल जो पूरी तरीके से समुचित होना चाहिए, वहाँ पर हम उस नए संतति का परीक्षण करते हैं उगाकर, और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, उसे मार्केट में लाते हैं और किसानों तक पहुंचाते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ पादप की प्रजाति है। ये था संकरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो संकरण की प्रक्रिया मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसी तरीके से लिख लीजिए। इनका डिटेल अभी हम लिख देते हैं, फिर और समझा देंगे डिटेल। संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो भिन्न भिन्न किस्मों के उत्तम वांछनीय गुणों को एक ही किस्मों में समाविष्ट करना ही संकरण कहलाता है। यानी दो भिन्न भिन्न गुणों को एक ही किस्म में लाना संकरण कहलाता है। अतः इस विधि में दो या अधिक ऐसे पादपों के मध्य प्रजनन कराया जाता है जो आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। संकरण में प्रयुक्त जनक पादप एक ही जाति की दो उन्नत किस्मों के या दो विभिन्न जातियों के हो सकते हैं। संकरण का प्रमुख उद्देश्य वांछित गुणों का समावेश एक ही प्रजाति में करना है। जब संकरण की प्रक्रिया एक ही प्रजाति के दो पादपों में अपनाई जाती है तो इसे अंतः प्रजाति यानी इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में गेहूं का जो दो किस्म है NP52 और NP165, इनसे मिलाकर बना हुआ है एक नया किस्म NP170।
टमाटर की एक फसल जिसकी 2 किस्में सोआक्स और मेरठी, इन दोनों के संकरण से मिलाकर बनाया गया पूषा। इसी प्रकार जब संकरण की प्रक्रिया एक वंश की 2 प्रजातियों के मध्य कराई जाती है तो इसे हम अंतर जातीय संकरण यानी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उदाहरण आलू, सोलेनम अर्टिलोबैटस और सोलेनम एंडिजिनम के संकरण द्वारा सोलेनम ट्यूबरोसम का निर्माण किया गया। फिर आप लिखेंगे अगले लाइन से कि संकरण द्वारा नई किस्म के विकास में अनेक चरण सम्मिलित हैं जिन्हें निम्न प्रकार समझा जा सकता है। इसमें सब सीरियल वाइज ऐसे लिख डालेंगे। पहला जनन द्रव्य संग्रहण, जिसमें मैंने आपको बताया कि सभी किस्मों को हम इकट्ठा करते हैं। सभी किस्मों को हम किस रूप में इकट्ठा करेंगे, या तो उस पौधे के रूप में इकट्ठा करेंगे या फिर हम उसके बीज के रूप में इकट्ठा करते हैं। अलग अलग जो भी किस्म है सबको इकट्ठा करना जनन द्रव्य संग्रहण कहलाता है। दूसरा आता है जनकों का मूल्यांकन एवं चयन। तीसरा आता है चयनित जनकों के मध्य संकरण। चौथा श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन व परीक्षण। पांचवा नई संतति का परीक्षण। और छठवां निर्मुक्ति व व्यावसायीकरण। अब हम इसके बाद आगे एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। संकरण की प्रक्रिया आपने पढ़ा। संकरण की प्रक्रिया में आपने देखा कि कई सारे चरण आते हैं, जिनमें सबसे पहला जो चरण आता है वह जनन द्रव्य का संग्रहण यानी कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी भी प्रजाति के पौधे के समस्त किस्म को हम इकट्ठा करेंगे। कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। अब हम किसी भी प्रजाति के जो पौधा है उसके अन्य किस्मों को, चाहे वो जंगली किस्म हो चाहे उसका कृषि योग्य किस्म हो, इन सभी को या तो उसके पौधे को कलेक्ट करके संरक्षित करें या तो उसके बीज को हम कलेक्ट करके सुरक्षित रखते हैं। इसी को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। ये संकरण का सबसे पहला चरण है कि हम किसी भी प्रजाति के पौधे के विभिन्न किस्मों को इकट्ठा करते हैं। संकरण से पहले विभिन्न जंगली किस्मों, प्रजातियों तथा कृषि योग्य प्रजातियों के संबंधियों का संग्रहण व परिरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। किसी फसल में पाए जाने वाली सभी जीनों के विभिन्न एलीलों का पादप या बीज के रूप में संग्रहण जनन द्रव्य संग्रहण कहलाता है। यानी किसी भी फसल में जितने भी पौधे हैं उन पौधों में उपस्थित जितने भी जीन के विभिन्न एलील हैं उन सभी को हम या तो पौधे के रूप में या उनके बीजों के रूप में संग्रहण करते हैं। इसी को हम जनन द्रव्य संग्रहण कहते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, पौधे के किस्म हैं, उन्हीं में से वांछित गुण युक्त पौधे को सेलेक्ट करना होता है। फिर आता है दूसरा चरण जनकों का मूल्यांकन व चयन। अब जो भी किस्म हमें तैयार करना है, जो भी हमारा वांछित गुण है, उस वांछित गुण युक्त पौधे का हम चयन करते हैं। वांछित गुण युक्त नए किस्म के विकास के लिए समस्त जनकों व जनन द्रव्य का मूल्यांकन किया जाता है। जो हम जनन द्रव्य, मान लो 100 पौधों की किस्मों को हमने इकट्ठा किया है, उस 100 पौधों की किस्म में से हम वो सेलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए। जैसे मान लो कि 100 पौधे की किस्म है, उनमें से हमें एक ऐसा पौधा चाहिए जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, उसको उठा लेंगे। फिर हमें एक ऐसा पौधा चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, उसको हम उठा लेंगे। हमें एक ऐसा पौधे की ज़रूरत पड़ेगी जो लंबाई में अधिक हो, उसकी शारीरिकी अच्छी हो, स्वस्थ हो, उसको हम उठा लेंगे। तो ये होता है दूसरे चरण में कि वांछित गुणयुक्त नए किस्म के विकास के लिए समस्त जनकों व जनन द्रव्य का मूल्यांकन किया जाता है पहले, और फिर जनकों के चयन के समय जाति प्रजातियों की आकारिकी, शारीरिकी, कारिकी, पुष्पन, परागण व परिपक्वन संबंधी गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले हम मूल्यांकन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कौन सी किस्मों में पाई जा रही हैं। तत्पश्चात जनक पादप में समयुग्मजता यानी होमोजाइगोसिटी प्राप्त करने के लिए स्वपरागण कराया जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि कोई भी जो गुण होता है वो ऐसा नहीं है कि वो समयुग्मज हो, ये निश्चित नहीं होता। हो सकता है किसी भी लक्षण के लिए वो विषम युग्मज भी हो सकता है, तो विषम युग्मज जाति को लेकर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए विषम युग्मजता खत्म करके समयुग्मजता लाने के लिए हम बार बार उसमें स्वपरागण कराते हैं। यह विधि अनेक बार अपनाई जाती है। प्रत्येक बार चयन लागू करने से अंततः वांछित गुणयुक्त जनक पादपों की प्राप्ति हो जाती है। यानी हमें किसी भी लक्षण का, वांछित गुण वाले लक्षण का हमें पौधा चाहिए तो उसमें हम होमोजाइगोसिटी क्रिएट करते हैं स्वपरागण के द्वारा, और फलतः हमें वह जनक प्राप्त हो जाता है। अब जैसे हमें जनक प्राप्त हुआ, ठीक है, मान लिया हमने बताया ना कि इनमें से हमें एक जनक प्राप्त हुआ जो रोग प्रतिरोधक और समयुग्मज हो, विषम युग्मज नहीं, समयुग्मज हो, और हमें प्राप्त हुआ प्रोटीन उत्पादन वाली किस्म, ये भी क्या हो, समयुग्मज हो।
ये दो हमें जनक प्राप्त हो गए। अब इन दोनों का हमें क्या कराना है, संकरण कराना है। तो तीसरा चरण आता है चयनित जनकों के मध्य संकरण। तो हम इस पौधे के साथ संकरण कराते हैं और संकरण की प्रक्रिया आपको बताई गई है। क्या कराते हैं, 3 प्रोसेस होता है, विपुंसन, थैलीकरण और क्रॉस कराना। यानी रोग प्रतिरोधक जो पौधा है उसका जो पुष्प है उसके पुष्प में और प्रोटीन उत्पादन करने वाले जो पौधा है उसके पुष्प में हम संकरण कराते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक पुष्प के इस परागकोश को काट के निकाल देंगे, यहाँ से इसको काट के निकाल देंगे, जिससे इसका नर युग्मक इसके वर्तिकाग्र पर ना पहुँच सके। हम इसका मादा युग्मक यूज करते हैं और इसका हम नर युग्मक यूज करते हैं। यानी अब हम क्या करेंगे, इसके परागकण को उठाकर यहाँ पर रख देंगे और इसका परागकण यानी इसका नर युग्मक और इसका मादा युग्मक मिलकर इसके अंदर जो बीज बनाएगा उसमें इन दोनों पौधों के गुण समाहित होते हैं। ये कहलाता है चयनित जनकों के मध्य संकरण। इस चरण के अंतर्गत वांछित गुणयुक्त आनुवांशिक लक्षणों में भिन्नता रखने वाले 2 जनकों के मध्य निषेचन कराया जाता है। देखिए वांछित गुण क्या है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसमें प्रोटीन उत्पादन की क्षमता है और दोनों आनुवांशिक रूप से भिन्न हो गए। जब दोनों की क्वालिटी अलग है, लक्षण अलग है, तो आनुवांशिक रूप से भिन्न भी हो गए। उदाहरण के लिए एक पादप में रोग प्रतिरोधक का गुण हो सकता है जबकि दूसरे पादप में प्रोटीन उत्पादकता का गुण हो सकता है। अतः यहाँ संकरण की प्रक्रिया अपनाकर ऐसे पादप का निर्माण किया जाता है जिसमें न केवल रोग प्रतिरोधकता का गुण हो बल्कि उच्च प्रोटीन उत्पादन की क्षमता भी हो। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए हमने बताया ना कि इसका हम मादा युग्मक यूज करेंगे और इसके नर भाग को काट देंगे, फिर इसे थैली से हम ढक देते हैं जिससे कोई अन्य परागकण ना आ पाए। फिर हम क्या करते हैं, इसका परागकण उठाते हैं और थैली हटाकर इसके परागकण को इस पर रख देते हैं। अब इसका परागकण यानी इसका नर युग्मक प्रोटीन उत्पादन करने वाला ये किस्म है ना, तो इसका नर युग्मक और रोग प्रतिरोधक वाले का मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और दोनों मिलकर एक ऐसे किस्म का निर्माण करते हैं जिसमें दोनों के गुण हों। यानी अब जो पौधा उत्पन्न होगा वो रोग प्रतिरोधक भी होगा और प्रोटीन उत्पादन की क्षमता वाले होगा। ठीक है, प्रोटीन भी अधिक मात्रा में बनेगी। यही लक्ष्य था कि 2 अलग अलग किस्मों के गुणों को एक ही किस्म में ले आया जाए। इसके लिए 3 प्रोसेस किया जाता है, विपुंसन यानी रिमूवल ऑफ एंथर यानी परागकोश को काट कर निकाल देना, थैलीकरण यानी बैगिंग जिसमें काटने के बाद इसको हम थैली से ढक देते हैं जिससे दूसरा कोई परागकण इस पर ना आकर बैठ जाए। फिर हम तीसरा परागण या क्रॉस करवाते हैं यानी इसके परागकण को निकालकर हम इसके वर्तिकाग्र पर रख देते हैं और संकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसके बारे में विस्तृत आपको चैप्टर 2 में बताया गया है। तीसरा चरण आता है श्रेष्ठ पुनर्योगजों का चयन व परीक्षण। अब जो किस्म बनता है हम उसका परीक्षण करते हैं। यदि संकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो अगले पद में उन संततियों का चयन किया जाता है। यानी इनसे जितने भी पौधे उत्पन्न हुए उन पौधों के किस्मों का चयन किया जाता है जिसमें दोनों जनकों के वांछित गुणों का समावेश हो गया हो। यानी ये जो किस्म है इसमें रोग प्रतिरोधक भी हो गया और प्रोटीन भी उत्पन्न होने लगा। तो इस चरण में ही संततियों को संकर ओज के गुण के लिए मूल्यांकित किया जाता है। संकर ओज क्या होता है? संकर ओज एक गुण है जिसमें 2 भिन्न भिन्न किस्मों के जब गुण एक ही किस्म में आ जाते हैं, इसी को हम कहते हैं संकर ओज, हाइब्रिड विगर। उनमें कई पीढ़ियों तक स्वपरागण कराया जाता है, इससे उनमें समरूपता उत्पन्न हो जाती है व स्वपरागण से भिन्न भिन्न लक्षण भी एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाते हैं। यानी अब इस किस्म में हम बार बार स्वपरागण की प्रक्रिया अपनाएंगे और बार बार हम सर्वश्रेष्ठ जो किस्म है उसका हम चयन करते रहेंगे और अंततः हमें ऐसा पौधा प्राप्त होगा जिसमें दोनों किस्म के लक्षण भी उत्पन्न होंगे और वो समरूप होंगे। यानी अब हम अगर उससे कोई भी पौधा विकसित कराते हैं तो वो अपने लक्षण से भिन्न नहीं होगा। फिर आता है नई संतति का परीक्षण, निर्मुक्ति व व्यवसायीकरण। अब जो किस्म हमने तैयार किया है सबसे पहले हम खुद उसे देखेंगे, एक अच्छे खाद, एक अच्छे सिंचाई वाले क्षेत्र में उसे उगाएंगे, परीक्षण करेंगे कि क्या वह अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में उगाने लायक है कि नहीं है, क्या इसे किसान को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ये लास्ट प्रक्रिया है नई संतति का परीक्षण, निर्मुक्ति व व्यवसायीकरण। उपरोक्त पद के द्वारा चयनित किए गए नए वंशक्रम के पादपों को उनके उत्पादन, गुणवत्ता
व रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे गुणों के लिए मूल्यांकित किया जाता है। यह मूल्यांकन ऐसे शोध क्षेत्रों में किया जाता है जहां आदर्श खाद हो, उचित सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो। अतः इस पद में विकसित की गई नई किस्म के पादपों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन के बाद जब सफलता मिल जाती है कि हाँ ये किस्म पूर्ण रूप से किसानों को दी जा सकती है, उगाई जा सकती है, तब हम इसे व्यवसायीकरण यानी मार्केट में लाकर सेल करते हैं। तो ये था संकरण की प्रक्रिया। तो आप जैसे लिखा हुआ है वैसे आप लिख डालिए। पहला आता है जनन द्रव्य का संकरण। लिखेंगे संकरण से पहले विभिन्न जंगली किस्मों, प्रजातियों तथा कृषि योग्य प्रजातियों के संबंधियों का संग्रहण व परिरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीन के विभिन्न एलीलों का पादप या बीज के रूप में संग्रहण जनन द्रव्य संग्रहण कहलाता है। फिर दूसरा आता है जनकों का मूल्यांकन व चयन। वांछित गुणयुक्त नए किस्म के विकास के लिए समस्त जनकों व जनन द्रव्य का मूल्यांकन किया जाता है। जनकों के चयन के समय जाति प्रजातियों के आकारिकी, शारीरिकी, कार्यकी, पुष्पन, परागण व परिपक्वन संबंधित गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। तत्पश्चात जनक पादप में समयुग्मजता प्राप्त करने के लिए स्वपरागण कराया जाता है। यह विधि अनेक बार अपनाई जाती है। प्रत्येक बार चयन लागू करने से अंततः वांछित गुणयुक्त जनक पादपों की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा आता है चयनित जनकों के मध्य संकरण। इस चरण के अंतर्गत वांछित गुणयुक्त आनुवंशिक लक्षणों में भिन्नता रखने वाले दो जनकों के मध्य निषेचन कराया जाता है। उदाहरण के लिए एक पादप में रोग प्रतिरोधकता का गुण हो सकता है, जबकि दूसरे पादप में उच्च प्रोटीन उत्पादकता का गुण हो सकता है। अतः यहाँ संकरण की प्रक्रिया अपनाकर ऐसे पादप का निर्माण किया जाता है जिसमें न केवल रोग प्रतिरोधकता का गुण हो बल्कि उच्च प्रोटीन उत्पादकता की क्षमता भी हो। इस चरण में निम्न पद सम्मिलित हैं। 3 विपुंसन, थैलीकरण, परागण या क्रॉस करवाना। ये अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। विपुंसन का मतलब होता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुष्प के किसी एक पुष्प के पराग को उसको काटकर निकाल देते हैं। फिर दूसरा थैलीकरण। थैलीकरण में उसी पुष्प के जिसके हम पराग को उसको काट कर निकाले हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र को थैली से ढक देते हैं जिससे अन्य परागकण उस पर ना आकर बैठे। फिर तीसरा परागण कराते हैं, यानी दूसरे किस्म के परागकण को, दूसरे किस्म के पौधे के पुष्प के परागकण को अन्य किस्म के यानी विपुंसित किए गए पुष्प के वर्तिकाग्र पर लाकर रख देते हैं और संकरण की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है श्रेष्ठ पुनर्योगजों का चयन व परीक्षण। इसमें लिखेंगे यदि संकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो अगले पद में उन संततियों का चयन किया जाता है जिसमें दोनों जनकों के वांछित गुणों का समावेश हो गया हो। इस चरण में ही संततियों को संकर ओज के गुण के लिए मूल्यांकित किया जाता है। वे संतति उत्पादक जिनमें दो जनकों के वांछित गुण होते हैं उनमें कई पीढ़ियों तक स्वपरागण कराया जाता है। इससे उनमें समरूपता उत्पन्न हो जाती है व स्वपरागण से भिन्न भिन्न लक्षण भी एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाते हैं। लास्ट नई संतति का परीक्षण, निर्मुक्ति व व्यवसायीकरण। उपरोक्त पद के द्वारा चयनित किए गए नए वंशक्रम के पादपों को उनके उत्पादन, गुणवत्ता व रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे गुणों के लिए मूल्यांकित किया जाता है। यह मूल्यांकन ऐसे शोध क्षेत्रों में किया जाता है जहां आदर्श खाद, उचित सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो। अतः इस पद में विकसित की गई नई किस्म के पादपों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। बस ये था संकरण की संपूर्ण प्रक्रिया। नेक्स्ट आता है, आप हेडिंग डाल के लिखेंगे संकर ओज किसे कहते हैं, यानी हाइब्रिड विगर। मैंने बताया ना जब दो किस्म के पौधों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो उससे जो नया किस्म बनता है उसमें दोनों किस्म के वांछित गुण समाहित होते हैं। इसी गुण को हम संकर ओज कहते हैं। तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे संकर ओज यानी हाइब्रिड विगर। लिखेंगे दो जनकों के मध्य कराई गई संकरण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न संकर संतति अपने दोनों जनकों से अधिक वृद्धि व अधिक उत्पादकता वाली तथा उत्तम गुणों वाली होती है। इस गुण को ही संकर ओज कहा जाता है। बस ये था संकरण की प्रक्रिया के बारे में। अब इसके बाद आता है उत्परिवर्तन द्वारा पादप प्रजनन। तो वो थोड़ा सा विस्तृत है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा, जल्द ही आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, बार बार इसको याद करिए। तो आगे जो भी पार्ट होगा जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी चैनल के साथ। धन्यवाद।